आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। NCERT में 11th क्लास की भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसमें छठा चैप्टर है न्यायपालिका का। अब यूपीएससी के लोग भी पढ़ते हैं, जब तैयारी करते हैं तो किताब को पढ़ते हैं, मानी सी बात है। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि हमें इस ढंग से पढ़ना चाहिए कि एक तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, हम भूलें ना। दूसरी चीज़ हमें लिखना आना चाहिए कि अगर हमसे पूछ लिया जाए तो एकदम सही जवाब हम लिखें। तो यहाँ पर एक सवाल का आंसर लिखा है मैंने, जिसे अभी आपके सामने पेश किया जाएगा। तो उसको देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ, हम इस तरह से इसका जवाब लिख सकते हैं। आप अपने तरह से लिख सकते हैं, उस सवाल को मैंने अपने हिसाब से लिखा है। तो इससे हमें एक अंदाज़ा लगेगा कि हम कैसे लिख सकते हैं, हमारी शैली कैसी होनी चाहिए, क्योंकि लिखने में शैली का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम सही ढंग से किसी चीज़ को नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, हमें नंबर नहीं मिलेगा, और जब नंबर नहीं मिलेगा तो जितना भी हमने पढ़ा है वो हमारे लिए बहुत काम का नहीं होगा। तो फाइनल हमें जो आउटपुट चाहिए वो तो नंबर चाहिए ना, हमें सफलता चाहिए हमें। तो सफलता कब मिलेगी, वो हमारी लेखन शैली पर है। लेखन शैली कैसे डेवलप होती है, वो देख देख करके होती है। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, शब्दों का हमें ज्ञान होना चाहिए, विचार का हमें ज्ञान हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर अपनी क्रिएटिविटी करें हम, तब जाकर कोई चीज़ सही चीज़ आ पाती है। तो उसमें मेहनत लगती है। तो देखिए, किताब के अंदर जो बातें हैं वो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस आपके सामने मैंने इसको रखा है ताकि हमें पता लगे। जैसे हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, तो पहले हमें यानी छठे चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट यही मिलता है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात फिर दूसरे पॉइंट पर की गई है। फिर तीसरा आधार लिया गया कि न्यायाधीशों को पद से हटाना। फिर न्यायपालिका की संरचना की बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। न्यायिक सक्रियता की बात है, न्यायपालिका और अधिकार की बात है, न्यायपालिका और संसद की बात है, और फिर प्रश्नावली है। तो देखिए, किताब के अंदर जो प्रश्न है जिसका आंसर लिखा है उसको आपको दिखाया जा रहा है। तो ये तीसरा सवाल है प्रश्नावली में कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। तो इसका एक आंसर तैयार किया है जिसे आपके सामने रखा जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, बाद में फिर इस पूरे चैप्टर को क्लियर किया जाएगा। पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, और इस तरह से हमें इसे तैयार करना है कि हम कभी भी हमारे जहन में हम सोचें और बस सारी बातें याद हो जाएं। यानी इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हमारे जहन में सारी बातें होनी चाहिए, भूलने का कोई मामला ना हो। तो देखिए, न्यायपालिका क्यों चाहिए, तो हम पहले किसी चीज़ को, जैसे पेड़ का विकास होता है तो उसमें जड़ पहले डेवलप होगी, जड़ से ही उसका विकास होगा। नींव होनी चाहिए, फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं। तो जैसे हम किसी कंट्री को देखते हैं तो देश का विचार पहले रखें ना, हम पहले हम देश को समझ लें कि भाई कोई कंट्री है, जैसे भारत है तो भारत एक देश है। तो भारत एक क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संसदीय परंपरा चल रही है, संसदीय शासन प्रणाली है। तो देश में क्या होता है कि सरकार भी होती है, लोग भी होते हैं। अब लोगों में देखिए विविधता मिलती है, लोगों से ही समूह बनता है मिल करके। तो समूहों के अंदर भी विविधता है, विभिन्न धार्मिक समूह हैं, जातीय समूह हैं, तरह तरह के समूह भारत के अंदर हैं, और लोग भी अलग अलग हैं। हर प्रकार के अलग अलग धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, संस्कृति के लोग रहते हैं। तो लोगों के बीच विवाद हो सकता है, समूहों के बीच भी विवाद हो सकता है। अगर हम सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार भी भारत में है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था है, शक्ति का यहाँ विभाजन किया गया है। तो केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकारें भी हैं। तो राज्य सरकारों को देखें, जैसे बिहार की सरकार है, यूपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार है। तो सरकारों के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में भी विवाद हो सकता है। जब कोई व्यवस्था शासन के तहत चल रही है तो विवाद तो होगा ही। तो फिर इन विवादों का समाधान कौन करेगा कि लोगों के बीच विवाद हो रहा है, समूहों के बीच हो रहा है, राज्य सरकारों के बीच हो रहा है, केंद्र सरकार भी है। केंद्र सरकार का राज्य सरकार से कोई विवाद हो सकता है, कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के विरुद्ध हो सकती हैं, वो मुकदमा दायर कर सकती हैं। तो फिर इन विवादों का समाधान करने के लिए ज़रूरी है कि कोई न्यायपालिका होनी चाहिए। तो न्यायपालिका की आवश्यकता किस लिए, ताकि विवादों का समाधान हो। तो पहला पॉइंट हमको क्या मिल गया, हमने डिस्कशन इतना किया तो उसका निचोड़ क्या निकला, निचोड़ ये निकला कि जब भी कोई देश होगा वहाँ व्यवस्था चलेगी, सरकार चलेगी, लोगों के बीच भी विवाद होगा, आपराधिक मामले भी होंगे, चोरी के मामले भी हैं, लोग दूसरे की ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, मकानों पे कब्जा कर लेते हैं, बहुत सारे मामले होते हैं। तो उनके समाधान के लिए भी न्यायपालिका चाहिए, ताकि लोग अपने अधिकारों की रक्षा उस देश के अंदर कर सकें। अगर न्यायपालिका होगी तभी तो अधिकारों की रक्षा होगी। तो न्यायपालिका लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। फिर सरकारों के बीच जो विवाद है, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसका भी समाधान न्यायपालिका करेगी। समूहों के बीच कोई विवाद है, चाहे धार्मिक समूह चाहे जातीय समूह, उनका भी विवाद
का समाधान जो है न्यायपालिका करेगी। तो पहला पॉइंट क्या निकल आया? निकल ये आया कि विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि क्यों न्यायपालिका चाहिए। देखिए, जब देश होता है तो सरकार होती है। अब सरकार संसद में, जैसे भारत के अंदर संसद के अंदर जो है कार्यपालिका के द्वारा यानी सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है संसद में, क्योंकि संसद जो है वो कानून बनाने की जगह है। तो सरकार कानूनों के माध्यम से ही शासन करेगी। भारत में जो भी शासन होगा तो कानूनों के माध्यम से होगा। तो जब कानूनों के जरिए शासन किया जाएगा तो अगर कानून मान लिए संगत भी हो सकता है, असंगत भी तो हो सकता है। कानून तो दो प्रकार का हो जाएगा ना, अभी संगत कानून सही कानून बना, संविधान के हिसाब से बना, और असंगत कानून का मतलब है कि वो रिलेवेंट नहीं है, उसको संविधान के हिसाब से नहीं, असंगत है, वो सही नहीं है। तो ऐसे में अगर असंगत कानून बन जाएगा तो फिर शासन भी तो असंगत हो जाएगा, शासन कहाँ से सही होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कानूनों की समीक्षा करने के लिए भी न्यायपालिका होनी चाहिए कि अगर सरकार कोई गलत कानून बना देती है या ऐसा कानून बना देती है कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, संविधान की मर्यादा के अनुकूल ना हो, संविधान की जो मर्जी इच्छा है उसके हिसाब से वो कानून ना हो, तो कानूनों की समीक्षा के लिए न्यायपालिका चाहिए, क्योंकि कानूनों के जरिए ही शासन चल रहा है। तो एप्रोप्रिएट कानून होना चाहिए, सुसंगत कानून होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि कानूनों की समीक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि न्यायपालिका हो। तो दूसरा पॉइंट मिल गया कि कानूनों की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका का होना ज़रूरी है। तो ये हमने दूसरा पॉइंट देख लिया। अब आगे देखिए चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि तीसरे पॉइंट पर आते हैं। हमने दो तो देख ही लिया कि डिस्प्यूट के समाधान के लिए और कानूनों की समीक्षा करने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है कानून के शासन के लिए। ज़रूरी है कि कोई संस्था हो, न्यायपालिका होगी तब कानून का शासन पूरे देश में लागू होगा, कोई किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। कानून के शासन का मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं, अमीर गरीब सब बराबर हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि पूरे देश में कानून का शासन तभी स्थापित होगा जब न्यायपालिका होगी, वही उसको लागू करेगी। तो ये भी ज़रूरी कि स्त्री पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं है, अमीर गरीब सब बराबर हैं। कानून का शासन का मतलब यही है कि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। अब आते हैं, देखिए, कानून की सर्वोच्चता। कानून की सर्वोच्चता का मतलब है कि चाहे कोई चाहे इंसान की बात हम करें, भारत के नागरिक की बात करें, तो क्या होगा कि कानून की ही सर्वोच्चता है। कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती, लोग भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में चाहे विदेशी भारत में आते हैं तो उनको भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा, और भारत के नागरिक हैं तो उनको पालन करना पड़ेगा। कोई कानून से ऊपर नहीं है, कानून ही सबसे ऊपर है। तो सर्वोच्च का मतलब होता है जो सबसे ऊंचा हो, हाईएस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सर्वोच्चता का मतलब ये है कि जब न्यायपालिका होगी तभी कानून की सर्वोच्चता स्थापित होगी, क्योंकि न्यायपालिका ही कानून की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए काम करेगी। तो ये ज़रूरी है कि देश का सही शासन चले, इसके लिए ज़रूरी है कि कानून की सर्वोच्चता रहे। तो कानून की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए भी न्यायपालिका का होना क्या है, ज़रूरी है, और कानून के शासन के लिए भी न्यायपालिका का होना ज़रूरी है। तो हमने पहला देखा विवादों के समाधान के लिए, कानूनों की समीक्षा करने के लिए, कानून के शासन के लिए कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, इसके न्यायपालिका होनी चाहिए, और कानून की सर्वोच्चता, ताकि सरकार तानाशाह ना होने पाए। क्योंकि अगर कानून की सर्वोच्चता नहीं होगी तो सरकार जो है वो असंगत कामों के ज़रिए, कार्यपालिका के ज़रिए जो है वो तरह तरह के संघीय कर्मचारी होते हैं, वो जो है वो अपने अधिकार से आगे जा कर के लोगों को उत्पीड़न कर सकते हैं। तो उन पर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि कानून का शासन हो, कानून का डर होना चाहिए। तो इसलिए भी न्यायपालिका चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं, एक अलग पॉइंट आता है कि जैसे सरकार होती तो तानाशाह हो सकती है, तो उसको रोकने की ज़रूरी है कि न्यायपालिका हो। फिर देखें हम भारत के अंदर तो कार्यपालिका भी है। कार्यपालिका मतलब है कि संसद के तहत ही जो है वो लोकसभा के तहत सरकार का गठन होता है, सरकार ही कार्यपालिका कहलाती है। तो ऐसे में विधायिका भी है, संसद भी है, कार्यपालिका भी है। तो इन दोनों शक्तियों के बीच संतुलन बना रहे, कार्यपालिका जो है वो विधायिका को प्रभावित न करे, विधायिका जो है वो भी नियंत्रित रहे, कार्यपालिका भी नियंत्रित है। तो इसके लिए भी न्यायपालिका हमको क्या है चाहिए, क्योंकि शक्ति का विभाजन किया गया है। तो तीनों जो मतलब घटक हैं, चाहे कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका, सबको संविधान के दायरे में रख के ही कार्य करना पड़ता है। खुद न्यायपालिका जो है वो संविधान से बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है क्या है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में संतुलन स्थापित हो, या आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संतुलन रहे। इसके लिए भी न्यायपालिका की क्या है, आवश्यकता रहती है। तो इसलिए हमने देख लिया कि न्यायपालिका का कितना बड़ा रोल है। अगर हम भारत के संदर्भ देखें या किसी भी देश के संदर्भ में देखें तो देखिए न्यायपालिका क्या होती है, वो संविधान की भी रक्षा करती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो लोकतांत्रिक परंपरा होती है उसके प्रति भी वो जवाबदेह होती है। एक इतिहास भारत का है तो उससे एक लोकतांत्रिक परंपरा भारत में निर्मित हुई है, तो उसकी रक्षा करने का काम भी
न्यायपालिका के द्वारा होता है। तो इसलिए न्यायपालिका जो है वो संविधान के प्रति, जनता के प्रति और लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति जवाबदेह होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक अलग उस पर आते हैं पॉइंट पर कि स्वतंत्रता देने के आधार क्या क्या हैं, यानी न्यायाधीशों को जो न्यायपालिका को जो स्वतंत्रता दी गई है तो उस स्वतंत्रता का क्या मतलब है। सीधी सी बात है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के जो आधार हैं तो मतलब है कि हम जो जजों की बात कर रहे हैं ना, तो जजों को हम एक पावर देंगे, उनको शक्ति देंगे। तो कैसे शक्ति दी जाती है, जब न्यायाधीश स्वतंत्र होंगे तभी स्वतंत्रता की बात आ सकती है न्यायपालिका की, क्योंकि अगर न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर बंधन है, तो फिर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो सकती। तो देखिए अब नियुक्ति के मामले में है तो जजों की जो नियुक्ति होती है वो कैसे है, वो विधायिका के प्रभाव से मुक्त उसको रखा गया है। कार्यपालिका का प्रभाव रहता है लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी दखल रहता है। तो ऐसे में नियुक्ति के मामले में विधायिका के प्रभाव से उसको जो है वो मुक्त रखा गया है। एक बार नियुक्ति हो जाती है तो पद से हटाया नहीं जा सकता है। ये बात सही है कि जजों को हटाने के आधार दिए हुए हैं, कदाचार या हम कह सकते हैं अक्षमता हो तो जजों को हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया बड़ी कठिन रखी गई, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए जब नियुक्ति जो हो जाती है उसमें पारदर्शिता रखी गई है। यानी नियुक्ति के लिए आधार क्या है कि वकालत का अनुभव होना चाहिए या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, बस ये दो आधार हैं। बाकी दलगत राजनीति से मुक्त रखा गया है। कोई प्रभाव जो है वो जजों की नियुक्ति में उसका नहीं है। सिर्फ क्या है कि किसी भी जज के लिए ज़रूरी है नियुक्त होने के लिए कि वकालत का अनुभव होना चाहिए या कानून का विशेष ज्ञान होना चाहिए, तब जज के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। और जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तो एक तो विधायिका से उसको मुक्त रखा गया है, लेजिस्लेचर के प्रभाव से मुक्त रखा गया है, फिर कार्यकाल भी निश्चित किया गया है कि एक बार अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो फिर कार्यकाल सीमित नहीं किया सकता। यानी जो भी एक आयु रखी गई रिटायरमेंट की, वहाँ तक पूरा कार्यकाल रहता है। हटाने की प्रक्रिया भी बड़ी कठिन है। संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो, तो ये इतना आसान काम नहीं है। इसी तरह हम देखें कि वेतन और भत्ते में विधायिका से मुक्त रखा गया है, यानी भारत की संचित निधि पर भारित होता है वेतन। तो ऐसे में विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे सरकार को बजट के माध्यम से पैसा दिया जाता है विधायिका के द्वारा, संसद के द्वारा, तो वेतन और भत्ता जो होता है वो विधायिका के प्रभाव से, संसद के प्रभाव से मुक्त है। संसद जो है वो न्यायाधीशों के वेतन को ऐसे रोक नहीं सकती है। कहने का मतलब है कि उनके वेतन को कम नहीं कर सकती, उनके भत्ते में ऐसे कटौती नहीं कर सकती है। तो विधायिका के प्रभाव से पूरी तरीके से वेतन और भत्ते को मुक्त रखा गया है। तो ये एक स्वतंत्रता का आधार ही तो बनेगा। तो सारे आधार ही तो हैं। कार्यकाल भी निश्चित है, ये भी एक आधार है। हटाने की कठिन प्रक्रिया है, ये भी एक आधार है। वकालत का अनुभव और कानून का विशेषज्ञ होना नियुक्ति के लिए ये एक आधार है। नियुक्ति हो जाती है तो ऐसे हटाया नहीं जा सकता मनमाने ढंग से। तो ये सारे आधार जो हैं वो स्वतंत्रता देने के लिए एकदम सुटेबल होते हैं, यानी उपयुक्त हैं। और इन्हीं के आधारों पर देखें तो भारत में न्यायपालिका पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर रही है। कार्यों निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं हो सकती है। कोई हम अगर न्यायपालिका के जो भी कार्य होते हैं, निर्णय होते हैं, उस पर व्यक्तिगत दृष्टि से हम आलोचना ऐसे नहीं कर सकते हैं। अवमानना की कार्रवाई होगी, दंड दिया जा सकता है। तो न्यायपालिका को अधिकार है कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका की आलोचना करेगा तो फिर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। तो ये पावर भी दी गई है। तो देखिए फिर आगे अब आते हैं, हम आंसर पर चलते हैं, यानी जो आंसर लिखा है मैंने तो देखिए आपको दिखाया जाता है। तो आइए देखिए सवाल को हम देख लेते हैं, उसका जवाब एक मॉडल के तौर पर लिखने की कोशिश किया है ताकि हेल्प हो सके। तो देखिए सवाल किताब में जो है वो ये है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। सीधी सी बात है कि इसमें पूछा यह जा रहा है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको संविधान में बनाए रखने के लिए कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं। तो देखिए पहली, इसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की है क्योंकि कम शब्दों में इसको लिखना है। तो भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना ही न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए मुख्य आधार है। दूसरा देखिए, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा पॉइंट, कार्यकाल के दौरान किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के विकल्प बहुत सीमित हैं। केवल कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। एक कठिन प्रक्रिया के माध्यम से संसद के दोनों सदनों की सहमति से और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा ही न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। फिर देखिए आगे चलते हैं। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते को विधायिका के प्रभाव से बाहर रखा गया है। इस मामले में विधायिका की अनुमति नहीं ली जाती है। फिर देखिए पांचवां, न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। इस मामले में न्यायालय अवमानना की कार्रवाई करके दंडित कर सकता है। अंतिम पॉइंट,
संसद के अंदर न्यायाधीशों के आचरण पर तभी चर्चा की जा सकती है जब उन्हें हटाने के लिए विचार किया जा रहा हो। तो देखिए ये एक आंसर लिखने की कोशिश की है, कम शब्दों में है, तो कंसाइज वे में जो भी बातें हैं उसको एक मतलब कह सकते हैं सार रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। तो इंग्लिश में भी लिखा है तो उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए इंग्लिश में है इसका, व्हाट आर द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे था, द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो यही वो सारी बातें लिखी हुई द लेजिस्लेचर इज नॉट involved in the appointment of the judges, experience of the advocacy or being an expert in the law in the main basis of being appointed as a judge. The tenure of the judges is fixed, they remain in their post till retirement. The options for removing a judge from office during the tenure are very limited. Judge can be removed from office only on the basis of misconduct or incompetence. Judges are removed from office only through a difficult process with the consent of the both houses of the parliament and with the signature of the president. The salaries and allowances of the judges are kept out of the influence of the legislature. The permission of the legislature is not taken in this case. The actions and decisions of the judges cannot be criticized personally. In this case, the court can punish them by taking contempt proceedings. The conduct of judges can be discussed inside the parliament only when their removal is being considered. यानी जब हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो संसद के अंदर जजों के आचरण पर चर्चा की जा सकती है, वरना चर्चा नहीं की जा सकती। तो एक इंग्लिश में भी मतलब यहाँ पे रखा है ताकि इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनके भी हेल्प हो सके। तो ये एक चैप्टर मैंने पहला पार्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पर रखने की कोशिश की है, फिर जब ये दूसरा पार्ट इसका होगा तो इसमें पूरे चैप्टर को क्लोज़ करने की कोशिश की जाएगी। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर ये पूरा चैप्टर वो जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आंसर भी हम लिख सकते हैं। और कोशिश यह रहेगी कि किसी भी पोर्शन पर किस तरह से सवाल बन सकता है, हम कैसे लिख सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन करने की कोशिश की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।